जी बेटा जी, आई एम स्टार्टिंग विद लॉ स्प्रिंग। मैंने नीचे क्यों लिखा है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड? क्योंकि जो बच्चे मतलब अगर हम अपने चाइल्डहुड के साथ उनका कंपैरिजन करें तो उनका तो देखा जाए उन्हें बचपन से ही काम पे लगा दे तो चाइल्डहुड तो कर ही नहीं पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अनीस जंग जो राइटर है उसने एक पूरी किताब लिखी थी इन विच देयर आर मेनी मेनी स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन हु आर वर्किंग एज लेबर्स, राइट। हमारे 12th के सिलेबस में सिर्फ 2 बच्चों की कहानी है, साहिब एंड मुकेश, बट अदरवाइज द एंटायर बुक विच हैज़ बीन रिटन बाय अनीस जंग, उसका नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड। तो हमारा 12th का जो चैप्टर है इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट बुक, राइट, लॉ स्प्रिंग। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉ स्प्रिंग? स्प्रिंग सीजन क्या है? स्प्रिंग इज़ द बेस्ट सीजन। ना तो ठंड होती है ना गर्मी होती है, इट्स रिजुविनेशन, न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू ग्रोथ, अ वेरी हैप्पी टाइम। वैसे ह्यूमन लाइफ में द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ अ पर्सनस लाइफ कौन सा होता है? चाइल्डहुड। तो स्प्रिंग उसके साथ मेटाफोरिकल टर्म है एंड लॉ स्प्रिंग इज बिकॉज इन बच्चों का जो बेस्ट पीरियड ऑफ देयर लाइफ है दैट इज लॉस्ट इन चाइल्ड लेबर। So that is why the heading has been given as Lost Spring, right? Okay. Again, same things we are going to study: titles, theme, character analysis, summary and tone. अब कैरेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सिर्फ इंडिया में 1000-2000 बच्चा नहीं है, एटलीस्ट आपकी बुक में ही 20,000 बच्चे लिखे हुए हैं जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। अगर हम सिर्फ फिरोज़ाबाद के 20,000 बच्चे हैं तो ऑल ओवर इंडिया कितने बच्चे हैं जो लेबर में इन्वॉल्व हैं, राइट? इट गोज, द काउंट गोज इनटू मिलियंस। इट इज़ नॉट अफेक्टिंग अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इट इज़ अफेक्टिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक बच्चा भी लेबर में है तो इट इज़ नॉट अ गुड स्टेट ऑफ अफेयर। हम उस कंट्री के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे अगर उनके बच्चे, राइट, जो उनका रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो जो हमारा इतना वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द हमारा कंट्री है, अगर वही पार्ट चाइल्ड लेबर में पड़ा हुआ है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन में पड़ा हुआ है, तो वो अच्छी बात नहीं है, राइट? ओके, सो अगर टाइटल को हमें समझना है तो आप ये 3 टॉपिक्स देखो। स्प्रिंग एज अ मेटाफर, स्प्रिंग मीन्स न्यू बिगनिंग, न्यू ग्रोथ, हैप्पीनेस, एंड ये हमारा चाइल्डहुड के साथ अलाइन होता है, चाइल्डहुड के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज हमारा चाइल्डहुड भी वैसा ही होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ में टेंशन आता है, बट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ वेयर वी आर बिगनिंग एवरीथिंग न्यू। हम नए से नंबर सीखते हैं, नए से गेम सीखते हैं, नए से जिंदगी के बारे में सीखते हैं। सो चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड। बट जब पोएट लॉ स्प्रिंग बोल रहा है, शी इज इम्प्लाइंग इट इज द राइटर इज सेइंग लॉ स्प्रिंग, शी इज इम्प्लाइंग द लॉस्ट चाइल्डहुड। वी आर लूजिंग द चाइल्डहुड, राइट? एंड चाइल्ड लेबर जो है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ जॉयस। छोटी छोटी बातों में उनको कम तरीका एहसास होता है। अगर आपने कई बार देखा होगा, आप जब रोड साइड होटल्स में जाते हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, भाग रहे होते हैं, किसी को चाय दे रहे हैं, किसी को बिस्किट दे रहे हैं, किसी और बच्चे के लिए आइसक्रीम लेके जा रहे हैं। थिंक फॉर अ मिनट कि उनको तो कैसा फील होता होगा जब वो एक बच्चे को आइसक्रीम दे रहे हैं, राइट? और उनके अंदर कितना तरस होता होगा कि काश हमें भी कोई आइसक्रीम मिला, राइट? We need to, this chapter, इस टाइटल का पर्पस क्या है? Why is Anees Jung writing this chapter? She just wants to throw light on these child laborers, or is there some deeper purpose for writing this chapter? Is there a deeper purpose for including this chapter in the 12th standard syllabus? चाइल्ड लेबर के बारे में बच्चे बता तो नहीं है, बट उसका डीपर पर्पस क्या है? मतलब वो हमसे क्या चाहती है एज अ रीडर? अनीस जंग हमसे क्या चाहती है? कि बच्चों का हम उनके लिए स्टैंड ले, हम उनके लिए एम्पैथी डेवलप करें, राइट? जैसे द जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
उसमें what does Tishani Doshi want? Why has CBSE included that chapter in the 12th standard syllabus? जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको प्रोटेक्ट Empathy create हो for the environment. इसमें empathy create हो for the children who are our siblings. Siblings in the sense हमारे साथ हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं, आप लोगों के कंटेम्प्रेरीज हैं. एक तरफ आप बच्चे हो जिनको एजुकेशन मिल रही है बट आप एजुकेशन नहीं लानी चाहते, और दूसरी तरफ एक ग्रुप ऑफ बच्चा है जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है और वो उस एजुकेशन के लिए तरस है. आपके कोई सपने नहीं है तो आपके अंदर उनको पूरा करने की इच्छा नहीं है. उनके कितने सपने हैं? मुकेश का सपना क्या था? टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. सपना ही था ना, है ना. हमें लगता है कि मोटर मैकेनिक बन के क्या कर लेगा, बट उसके लिए मोटर मैकेनिक बनना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क था, बट उसका एक सपना था. राइट. अनीस जंग wants to create empathy. CBSE wants us to create empathy for the children, take a stand for the children, do as much as we can for these children to change the system, right? Okay. So ये एक social commentary भी है कि हमारी सोसाइटी कैसी है जो इतने छोटे बच्चों को चाइल्ड लेबर में फोर्स करती है. हम उनके हक के लिए क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? Any questions यहाँ तक टाइटल से रिलेटेड? Okay. अब थीम टाइटल की तरह सेम है. इट इज लॉस ऑफ चाइल्डहुड. राइट. Children, there are many children who are suffering from poverty. Due to poverty, they are forced into child labor. Once they enter into child labor, it's their complete exploitation. Vicious circle, right? Vicious circle और कहाँ पे था इस चैप्टर में? मुकेश की स्टोरी में विशियस सर्कल था. कौन सा विशियस सर्कल था? ऑफ सबको बैंकर मेकिंग bureaucrats, middlemen and politicians. They are involved in a vicious circle, जिसके कारण जो बैंकर मेकर्स हैं वो कभी भी निकल नहीं पाते. Anyways, इस स्टोरी में हमें बच्चे दिखाए गए हैं स्मॉल टाउन्स के who are forced into labor. Two different categories of labor उन्होंने उठाई है. One are the rag pickers and the other are the bangle makers. दोनों ही सेक्ट में जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं. राइट. उनको अपने ड्रीम्स परस्यू नहीं किया जाने देता है. साहिब का ड्रीम क्या था? अगर मुकेश का मोटर मैकेनिक का था तो साहिब का ड्रीम क्या था? स्कूल जाना, टेनिस. स्कूल जाना, टेनिस खेलना. राइट. बट साहिब ने अपने ड्रीम को परस्यू किया. मुकेश ने भी नहीं किया. वो बैंकर मेकर था. बट अगर हम साहिब और मुकेश की अगर बात कर रहे हैं बेटा तो दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? यस. साहिब ने घुटने टेक दिए. उसने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया. उसका सपना था स्कूल जाना बट वो स्कूल गया नहीं. उसने क्या करना शुरू कर दिया? हाँ जी. रैग पिकिंग को छोड़ के उसने क्या शुरू किया? टी स्टॉल पे काम करना. टी स्टॉल पे उसको 800 रुपीज़ मिल रहे थे, खाने को मिल रहा था. तो उसने अपने स्कूल जाने का जो सपना था उसका वो सपना छूट गया. मुकेश को हम क्यों साहिब से डिफरेंट बोल रहे हैं? किया नहीं था, करने को तैयार था. साहिब ने एफर्ट दिखाया ही नहीं. जब भी वो अनीस जंग को देखता था वो अनीस जंग को जाके बोलता था कि आपने स्कूल बना दिया, आप कब स्कूल बनाओगे. मतलब उसने ये नहीं सोचा कि अगर मेरे एरिया में स्कूल नहीं है तो आई कैन गो टू सम अदर एरिया. राइट. मैं कहीं और गवर्नमेंट स्कूल में चला जाऊँ. उसने अपना कन्वीनियंस भी कहीं देखा. उसने एफर्ट अपनी तरफ से कोई नहीं किया टू गो इनटू अ स्कूल. और हम चलो स्कूल गया कि नहीं गया नहीं है, हम बोलते हैं कि उसने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया when he started working at the tea stall. But मुकेश ने रिबेल किया. He did not want to be a banker. उसने रिबेल करके अपने लिए एक ड्रीम परस्यू करने के लिए एफर्ट करने को तैयार. उसको मीलों चलना पड़ता है. He was ready to walk miles. He did not have money for a bus.
राइट? तो वो चलने को तैयार था। हम इसीलिए कहते हैं कि साहिब और मुकेश में ये फंडामेंटल डिफरेंस था कि मुकेश अपने ड्रीम्स परस्यू करने के लिए ईगर था, एंथुसियास्टिक था, मेहनत करना चाहता था, बट साहिब ने अपने ड्रीम्स परस्यू करने के लिए मेहनत नहीं की, राइट? तो बेसिकली ये जो बच्चे हैं स्मॉल टाउन के, दो सेक्ट्स हैं, एक रैग पिकर्स है, एक बैंगल मेकर्स है। इनको अपने पेरेंट के प्रोफेशन में डेलिबरेटली इन्फोर्स किया जाता है। इनको फ्रीडम नहीं है टू पिक अप सम अदर ऑप्शन, स्पेशली इन मुकेश's फैमिली। वो मानते हैं कि बैंगल मेकिंग हमारा कर्म है, हमारी डेस्टिनी है, हमें वही करना है, राइट? अगर ये कुछ करना भी चाहें और कुछ अलग करना भी चाहें तो मिडिलमैन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स इनको कुछ और करने नहीं देते हैं। बट मुकेश इन सब चीज़ों से रिबेल करना चाहते हैं और करने नहीं देते हैं। मैं एग्जाम्पल था मुकेश के फादर का। ही वॉज इनिशियली अ टेलर। अगर आप चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे तो ही वॉज इनिशियली अ टेलर, बट देन ही लेफ्ट टेलरिंग एंड ही बिकेम अ बैंगल मेकर। और जो हम बाद में कहानी का पढ़ते हैं, फिर पुट टुगेदर विद द फैक्ट्स, तो हमें एग्जाम्पल मिलता है कि पीपल मस्ट हैव ट्राइड to pick up some other option, but then the system did not allow them to pursue that profession. They had to return to बैंगल। ठीक है, whatever the reason, वो उस प्रोफेशन को, वो टेलरिंग जॉब को परस्यू नहीं कर पाया, उसको दोबारा से बैंगल मेकिंग में आना पड़ा। ये बात समझ में आ गई कि वहाँ पे बच्चों को फोर्स किया जाता है टू फॉलो इन देयर फादर्स फुटस्टेप्स, जो भी उनका प्रोफेशन है उसमें ही रहना है। अगेन इस स्टोरी में हमें हाईलाइट होता है द कैलसनेस ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज कैलसनेस ऑफ सोसाइटी? बेटे कैलसनेस का मतलब होता है द कोल्ड एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। हम सबका एटीट्यूड कोल्ड है। हम सब ने अपने घरों में, नेबर्स के घरों में, रेस्टोरेंट्स में, सड़क पे बहुत बच्चों को काम करते हुए देखा है, बच्चों की पिटाई होते हुए देखा है, बच्चों के साथ बैड बिहेवियर होते हुए देखा है, बट हैव एनी ऑफ अस टेकन अ स्टैंड अगेंस्ट इट? हम भी तो कुछ नहीं कर सकते। बेटे करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट दिस इज द कैलसनेस ऑफ सोसाइटी कि हर कोई यही सोचता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं पुलिस वाले को बोलेंगे, पुलिस वाले हमें फंसा देंगे, तो हम चुप कर जाते हैं। हम डरते हैं क्योंकि जो ये काम करते हैं वो इतने क्रूअल होते हैं कि उनका क्रूअल्टी हम पे ना पड़ जाए। हम इस चीज़ से भी डरते हैं। हम सड़क पे अगर किसी को रोकेंगे तो हमें नहीं पता होता है कि उसने चाकू निकाल लेना है, उसने बंदूक निकाल लेनी है। थिंग्स आर सो बैड कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट हाउ द अदर पर्सन विल रिस्पॉन्ड। वी आर नॉट इनटू फाइट्स, वी आर नॉट इनटू रोड वॉरफेयर, है ना? तो हम डरते हैं whatever, पर ये डर, इसी को हम कह रहे हैं कि कैलसनेस। अगर हम बाकी सोशलिस्ट होते, एक्टिव रिफॉर्मर्स होते, तो हम दुनिया जहान हिलाते कि तुमने किसी बच्चे को लेबर कैसे बना। बट हम अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व है, हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं कि सामने मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हम इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, एंड दैट इज आवर कैलसनेस। वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम भी ये काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते। हाँ जी, हम ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी ऐसा कर रही है। हम भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है, हम भी वही कर रहे हैं, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं। हाँ जी, आ जाओ। क्लियर हो गया? कैलसनेस ऑफ सोसाइटी, द नेग्लिजेंस, द कोल्ड एटीट्यूड, द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स सच अ बैड थिंग व्हिच इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। ठीक है? एंड जो ऑथर है वो हमसे फाइनली चाहती क्या है? ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ाया गया है? What does Anish Young want? What does CBSE want? That we end child exploitation. Right? इन बच्चों की आगे कोई आकर मदद करे so that they are able to enjoy their child. Right? जिनका बचपन खराब हो गया है वो तो हो गया है, और बच्चों का खराब ना हो।
we should make an effort to change India, right? So that is the basic theme of this chapter. Any questions? Right? इस chapter में कुछ problems हैं. कुछ problems in the sense they are discussing some social problems, like bangle makers का exploitation है, right? बच्चों को अगर जूते मिलते भी हैं रैक पिकिंग में तो वो उसको शेल्फ पे उठा के रख देते हैं. तो what do you think can be done to change the lives of these children? Education is the only way that we can change the life of these children, right? बैंगल मेकर्स को एजुकेशन मिलेगा तो उनको अपने राइट्स पता चलेंगे, तो एक लीडर बनेगा तो वो बैंगल मेकर्स के हक के लिए आवाज़ उठा पाए. अब एजुकेशन नहीं है तो राइट्स का नहीं पता तो लीडर नहीं है, क्योंकि लीडर नहीं है तो एक्सप्लॉयटेशन है ना. जितने भी हमारे बस ड्राइवर्स हैं या फैक्ट्री में जो काम करने वाली लेबर है, इन सब का क्या बना? लेबर यूनियंस बनी हुई है, राइट? अगर एक के साथ गलत होता है तो पूरा यूनियन क्या करती है? आवाज़ उठाती है. और क्योंकि देयर इज स्ट्रेंथ इन नंबर्स तो उनकी मांगे सुनी जाती हैं, उनकी मांगे अगर जायज़ हो तो पूरी की जाती है. बट बैंगल मेकर्स के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? यूनियन ही नहीं बना हुआ. वो अगर एक डजन बैंगल बनाते हैं तो वो 2 से 5 रुपए में बेचते हैं. वो 5 रुपए वाली बैंगल्स करवा चौथ पे 150-200 की कैसे बन जाती है ना? 195 रुपीज कहाँ गया? किसको मिला? जिसने मेहनत करी, जिसने अपने आप की आंखें खत्म करी, जिसके लंग्स के अंदर सारा वो भरा, उनको क्या मिला? दे डोंट इवन गेट 2 meals a day, है ना? और जो मिडिल मैन है, जो एजेंट्स हैं, उन्होंने क्या कमाया? 195 रुपीज, है ना? तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं है. अगर 200 की बैंगल्स बिक रही हैं तो एटलीस्ट बैंगल मेकर्स को 100 तो मिले. अगर 5 रुपीज़ से 100 रुपीज़ बैंगल मेकर को मिल जाए तो उसकी लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी, है ना? बट बिकॉज दे हैव नो लीडर, दे आर अनएबल टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन. दे कैन नॉट हैव. अगर इससे अब और कौन सी पोएम दिमाग में आती है? A roadside stand, the haves and the have-nots. कि अगर सिटी पीपल हमारी चीज़ें लेंगे तो हमारी लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाएगी, है ना? इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एवरीथिंग. क्लियर? अब 3 बच्चों की स्टोरी इसमें है. द फर्स्ट इज साहिब आलम. साहिब आलम में प्लीज मेक श्योर जो ई है वो छोटा ई है. साहिब और आलम के बीच का जो ई है वो छोटा है. साहिब के नाम में इट्स SAHEB. आप लोग IB लिखते हो, राइट? और ये आपका एरर काउंट होता है. साहिब का S कैपिटल, आलम का A कैपिटल और साहिब आलम का E स्मॉल. प्लीज बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स एंड द नेम्स, राइट? 3 बच्चे हैं, साहिब आलम, मुकेश एंड सविता. हु इज सविता? जो वो वहाँ पे एक ओल्ड लेडी के साथ गर्ल बैठी हुई. राइट. जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? उसकी भाभी. सविता को मुकेश की भाभी बना देता है. और मैं बार स्ट्रेस कर रही हूँ, सविता इज नॉट मुकेश's भाभी. शी इज अनदर चाइल्ड हु हैज बीन कोटेड एज अ चाइल्ड लेबर, एज अ बैंगल मेकर. उसका मुकेश के साथ और कोई कनेक्शन नहीं है. बोथ ऑफ देम आर बैंगल मेकर्स, राइट? बस इतनी कहानी है. ओके, एनीवे, साहिब कौन है? He is a young carpenter living in Simapuri. Simapuri is a city, is a town on the periphery of Delhi. और साहिब आलम के पेरेंट्स कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश, ढाका से आए हैं. बांग्लादेश, ढाका से क्यों आए हैं? वहाँ पे फ्लड्स और माइंस हो गया था. भूखे मरने से बेटर उनको लगा कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स बन के इंडिया में आके सेटल हो जाएं. अब इस इलीगल इमिग्रेंट का नुकसान इनको क्या हुआ है? इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है,
राइट? तो इनको फिर भी विदाउट एन आइडेंटिटी वो इंडिया में रहने को क्यों तैयार? क्योंकि उन्हें खाना मिलेगा, बेसिक उनको नीड्स। एटलीस्ट खाना तो मिल रहा है, वो भूखे तो नहीं मर रहे। अगर ढाका में रहते, आइडेंटिटी के पीछे रहते, they would have died, they would have perished, right? बट अब उनको एटलीस्ट खाना तो मिल रहा है, ऑल्दो 2 वक्त का खाना नहीं है, बट एटलीस्ट their stomachs are not hurting from hunger, right? उनको कुछ खाने को मिल रहा है। अब उनको खाने को कैसे मिल रहा है? नहीं, रैग पिकिंग के साथ और क्या है? रैग पिकिंग से तो पेट नहीं भर सकता। हाउ इज इट दे आर गेटिंग फूड इन इंडिया? क्योंकि पॉलिटिशियन उनसे वोट देके उन्हें वो उनसे सब्सिडीज पे खाना मिलता है। वेरी गुड, 2 वर्ड्स याद रखते हैं, इलेक्शन कार्ड एंड राशन कार्ड, राइट? इन लोगों को पॉलिटिशियंस ने 2 कार्ड्स इशू किए हुए हैं, वन इज द इलेक्शन कार्ड एंड वन इज द राशन कार्ड। अब इसका बेनिफिट क्या है पॉलिटिशियन को? उनको वोट मिलेगा। उनका वोट बैंक हो गया। ब्रिटेन रेजिडेंट्स का बनता है जो वहाँ पे रह रहे हैं। यही तो सारा हम यही तो बोल रहे हैं ना, पॉलिटिकल झोल-मोल है। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो नरेंद्र मोदी सर ने किया था लॉकडाउन से पहले, जब दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में इतना बाबेला मचा था कि उन्होंने कहा था कि जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं, दे हैव टू प्रूव दे आर इंडियन सिटीजन्स, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग थे जो दूसरे कंट्री से आके कश्मीर में सेटल डाउन हुए, राइट? वो घूमने आए और फिर यहीं रहे। तो when they were forced to give proof of their citizenship, they rebelled because they did not have proof. Right? I don't want to go into politics, that is not my forte, but I'm just telling you that these people are immigrants from Bangladesh. Because they are immigrants, they do not have any citizenship, they do not have any rights. इनको गवर्नमेंट ने एज ए चैरिटी कह लो या whatever कह लो, बेसिक रीजन इज वोट बैंक, राइट? इनको इलेक्शन कार्ड दे दिया है जिसके कारण ये वोट करते हैं। वोट भी किसको करते हैं? जिसको भी वो पॉलिटिशियंस बोलते हैं। और इस इलेक्शन कार्ड के बलबूते पे इनका राशन कार्ड बनता है, अदरवाइज राशन कार्ड भी सिटीजन्स का ही बनता है ना? बट इस इलेक्शन कार्ड के कारण उनकी एक छोटी सी आइडेंटिटी बनी है, राइट? दे आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बट उनकी फिर भी एक आइडेंटिटी बनी है जिसके कारण उनको राशन कार्ड मिल गया है, और राशन कार्ड पे सब्सिडाइज फूड मिलता है तो उनका पेट भर जाता है। अंडरस्टूड? तो दैट इज व्हाई दे हैव, इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग एन आइडेंटिटी, दे आर रेडी टू लिव इन इंडिया just because they can have some food inside their stomach. ठीक है? अब because of this they are forced to live a life of poverty and exploitation. ठीक है? ये तो इसका बैकग्राउंड हो गया। अब साहिब आलम का नाम पे आ जाओ। What is the meaning of साहिब आलम? Lord of the universe. अब इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आता है, राइट? क्या क्वेश्चन? Irony. What is irony? आइरनी का मतलब क्या है? सिचुएशन के ऑपोजिट जब कोई बात हो। जो नजर आता है रियलिटी उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अब साहिब आलम का नेम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब इसमें आयरनी क्या है? ही इज जस्ट अ रैग पिकर। मतलब सोसाइटी का जो ड्रेग है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से का भी सबसे जो नीचे का पार्ट है, they are the rag pickers, right? तो वो और उसका नाम complete opposite हो गया, so there is irony, right? Impoverished circumstances मतलब his power, life of power. अब साहिब की ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस ऑफ गोइंग टू स्कूल, राइट? बट वो क्या है? वो अपने सर्कमस्टांसेस में, अपने घर में ट्रैप्ड है। वो अगर अपने ड्रीम्स परस्यू करेगा तो उसके 30 साल की जॉब चली जाएगी। 800 रुपीज उनके लिए बहुत बड़ा है, राइट? तो हाउ कैन ही गिव अप दैट 800? उसको घर पे खाने को भी मिल रहा है और उसको 800 रुपीज भी मिल रहे हैं। निशा, एक बार 12 के बाद बहुत सारा
माइंडेड, बोलने के लिए उसने बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनवा दूँ, राइट? शी हैज़ नो इंटेंशन ऑफ कीपिंग दैट प्रॉमिस. She has just made a promise for the sake of making a promise, not because she has the intention of building a school. अब साहिब ने तो उसके प्रॉमिस पे यकीन कर लिया. अब वो क्या करता है, वो हर बार अनीस चंद के पास जब भी देखकर जाता है कि कब स्कूल बन जाएगा, राइट? एंड अनीस चंद को तब रियलाइज होता है कि उसने भी बाकी लोगों की तरह उन बच्चों से कैसे प्रॉमिस किया है जो आगे चल के टूट जाएगा. और कौन उनके साथ प्रॉमिस करता है? पॉलिटिशियंस, राइट? तो वो भी उनकी तरह, उसने भी उनको एक झूठा सपना दिखा दिया. सेकेंड ड्रीम साहिब का क्या है? टू प्ले टेनिस. हाउ डू वी नो दैट ही वांट्स टू प्ले टेनिस? टेनिस कोर्ट के बाहर वो हमेशा जो क्लब है उसके बाहर खड़ा रह के बड़ी हसरत भरी निगाहों से वो बच्चों को या लोगों को टेनिस खेलते देखता है, बट ही कैन नेवर एंटर द क्लब, राइट? हमें इतना पता चलता है कि जो लोग टेनिस खेलने आते हैं, किसी ने तरस खाकर उसको टेनिस शूज देती हैं पुराने वाले, राइट? बट वो वर्किंग आवर्स में वो क्लब में नहीं जा पाता है. ही इज एट द मर्सी ऑफ द वॉचमैन. शाम के टाइम पे जब क्लब में कोई नहीं होता या रात के टाइम पे जब क्लब में कोई नहीं होता है तो वॉचमैन उसको अंदर जाने देता है एंड ही प्लेज ऑन द स्विंग्स, राइट? उतना ही उसकी लाइफ में इंजॉयमेंट है. बट टेनिस ना तो उसको खेलना आता है, ना ही उसके पास रैकेट है या शटलकॉक या बॉल है जिसके कारण वो टेनिस खेलता है. ठीक है? हर रोज राइटर उसको कैसे देखती है? शी सीज इट बेयरफुट. बेयरफुट मतलब नंगे पैर. और वो क्या कर रहा होता है? स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड. व्हाट इज स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड? Scrounging is ढूंढना. एंड उसको सोना मिलता है गार्बेज. उसके लिए गार्बेज सोना. उसके लिए गार्बेज एक सोना है. Scrounging for gold. Gold over here is a metaphor, है ना? वो ऐसी चीजों की खोज कर रहा है जिसको बेचकर उसको थोड़े पैसे मिल जाए. कई बार ऐसे भी होता है, उनको कई बार 1 रुपये कॉइन या 10 रुपए का नोट ऐसे कुछ ना कुछ कभी मिल जाता है. So for them it is all gold, right? अब इसी से एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो गार्बेज है वो अलग नजरिया रखता है. बच्चों के लिए क्या है? वो गोल्ड है. गोल्ड है. बड़ों के लिए वो सर्वाइवल. बड़ों के लिए वो सर्वाइवल है. Why do you think this is happening? क्योंकि हम दोनों से बच्चे हैं, तो इसके बारे में अभी तक हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ वो चाहे जी रहे हैं, बट अभी तक उनको ये समझ नहीं आया कि ये उनका फ्यूचर है. अभी तो उसको वंडर लग रहा है कि हमें कुछ ना कुछ नया मिल जाए. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा? सारे सपने खत्म हो जाएंगे. आप भूख के कारण इतना टूट जाओगे कि आपको बस ये लगेगा कि जो मिल जाए कुछ तो उससे हमारे को पैसे मिलेंगे, हमारा पेट भरेगा. उसमें होप, वंडर, डिजायर वो सब खत्म हो जाएगा. बस फिर वो सिर्फ एक काम हो जाए. सेकेंड क्वेश्चन गार्बेज के साथ होता है, रैग पिकिंग हैज अटेन्ड द स्किल ऑफ एन आर्ट. इट हैज बिकम एन आर्ट. व्हाई? क्योंकि कूड़े में से कोई ऐसी चीज निकालना जो बेच के उन्हें पैसे मिल सके. The way they are scrounging, the way they are छांट रहे हैं सामान, राइट? कि ये बेकार है, इसमें से हमारे को ये बेचेंगे, इससे हमारे को ये फायदा हो सकता है, इससे हम ये बना सकते हैं. तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो एक आर्ट बन गया है. इतनी फुर्ती से, इतने अच्छे से वो करते हैं कि इट इज नथिंग लेस देन एन आर्ट. इट इज नॉट समथिंग जो क्लमजीली वो कर रहे हैं. उनको बहुत तरीका आ गया है इवन रैग पिकिंग करना. अगर हमें रैग पिकिंग करना हो तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये कचरे में से क्या हो सकता है, राइट? बट उनको एक एक चीज़ का पता है कि अगर ये पेपर है तो ये हम कबाड़ी को दे सकते हैं, ये प्लास्टिक है तो ये प्लास्टिक वाले को दे सकते हैं, इसमें एल्युमिनियम का अगर हमें कोई पीस मिला है तो उसको हम सेल कर सकते हैं. उन्होंने वो सारी चीज़ों को अलग करना वो एक आर्ट फॉर्म बन गया, राइट? हमारे लिए वो गार्बेज है बट उनके लिए वो एक मीन्स ऑफ इनकम है, एक आर्ट है कि वो कैसे इन सब चीज़ों को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके,
ओके, साहेब अल्टीमेटली क्या करता है कि compromises in his life by giving up his dreams and becoming a laborer. He is working at the tea stall. और इसके कारण अब क्या हो रहा है? फ्रीडम चली गई. द टी कैनिस्टर, अब कैनिस्टर की स्पेलिंग नहीं याद रहे. आप पता नहीं मिल्क टिन, टी टिन, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो, आप लोगों को कैनिस्टर वर्ड याद नहीं रहता. टी पॉट. जबकि इंग्लिश पंजाबी में कनस्तर बड़ा कॉमन वर्ड है. मैं हमेशा बोलती हूँ, रिक्शा वाले बोलते हैं सैड हो जा, सैड हो जा. इज इट सैड हो जा कि साइड हो जा? साइड. वैसे ही पंजाबी में कैनिस्टर को कनस्तर कब बना दिया मुझे नहीं पता. पुराने ज़माने में अगर आप आपकी दादियों को देखोगे या फिर अगर आपकी मदर विलेज की तरफ से अगर आप उनको सुनोगे तो वो हमेशा बोलेंगे कनस्तर अंदर लेगा, जिसमें उन्होंने गेहूँ वगैरह डाला हुआ होता है. राइट? इट इज़ नॉट कनस्तर, इट इज़ कैनिस्टर. वो जैसे साइड का सैड हो गया है वैसे ही कैनिस्टर का कनस्तर बन गया. राइट? इट इज़ अ पंजाबी, मतलब आप लोगों को ये वर्ड पता होना चाहिए, ऑल्दो इट्स एन इंग्लिश वर्ड बिकॉज इट हैज टेकन अ पंजाबी इंटोनेशन. राइट? सिंगल एन आता है, डबल एन नहीं आता है. बी केयरफुल. So he finds the tin canister heavier than the rat bag. Why? क्योंकि वो रैट पिक्चर अपनी मर्जी से जा सकता है. It is symbolic. जो rat bag था वो उसका खुद का था. It was symbolic of his freedom. He was master of self. जब rat picking करने जाना है जा सकता था, जैसे करना है कर सकता था, कोई rules regulations नहीं थे. But when he is working at the tea stall, he is a laborer. He is working under someone. He is no longer free to do as he wants, when he wants. He has to follow a set rule, right? तो इसीलिए उसको टी का जो टी कैनिस्टर है, टिन कैनिस्टर है, that is heavier than the rat, right? So any questions regarding Sahib Alam? Naina, any questions, beta? Okay. नेक्स्ट चाइल्ड इज मुकेश. मुकेश कौन है? फिरोजाबाद में रहता है. फिरोजाबाद इज नोन फॉर इट्स ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री, बैंगल मेकिंग और ग्लास ब्रेक इंडस्ट्री. बट उसका ड्रीम क्या है? टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. अब फिरोजाबाद के लोग क्या सोचते थे बैंगल मेकिंग को? इट्स अ कर्म, इट्स अ डेस्टिनी. बट मुकेश का सपना, इट इज ब्रेकिंग द बाउंड्रीज. राइट? जो कि सेट बाउंड्रीज है, फैमिली ट्रेडिशन है, उसको तोड़ के कुछ अलग करने की इच्छा है. दैट इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. जो उनकी सोसाइटी के ऊपर स्टिग्मा है, मतलब उनके फैमिली के ऊपर स्टिग्मा है, वो किस चीज का स्टिग्मा है? इंडिया में रेसिज्म है कि कास्टिज्म है? कास्टिज्म है ना, जैसे हम शेड्यूल कास्ट को बोलते हैं कि उनको प्रिविलेजेस नहीं. राइट? वैसे ही देयर आर सर्टेन अदर, जैसे जो कारपेंटर्स होते हैं, जो बैंगल मेकर्स होते हैं, उनकी जो कास्ट होती है हम उनको बहुत अच्छी कास्ट नहीं मानते. राइट? हम उनको लो स्टेटस, लो कास्ट के लोग मानते हैं. हम उनको We look at them with a jaundiced eye. मतलब मुझे इसका हिंदी समझाना नहीं आ रहा है. मतलब हमारी आंखों में वो कीड़े मकोड़ों से बेटर नहीं. राइट? हमें लगता है कि ये तो बेकार लोग हैं, इनके बारे में क्या सोचना, ये तो बस ऐसे ही हैं, इनकी तो आदत है, ये ऐसे ही जीते हैं. But is that right? No, they are human beings. They have equal rights, right? But these people are living under the stigma of their caste and their family tradition of bangle making. मुकेश जो है very important, he is representing hope and determination. जो इतना hopelessness फिरोजाबाद में है, right? उन सब के बीच में मुकेश is standing out as a symbol of hope and determination. What does he hope for? To become a motor mechanic. And how is he determined? How do you know he is determined? चलने के लिए He is ready to walk miles in order to achieve his dream. Okay. ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मैंने बोल्ड में हाईलाइट किया, चाहे आप लिख लो. लास्ट में अनीस जब मुझसे पूछती है, Have you ever thought of driving
अपना एम्बैरेस्ड होकर सर झुका लेता है. What is the importance of this line? उसने कभी इतना बड़ा सपना देखा ही नहीं, उसे पता उसकी पहुंच है ही नहीं. पहुंच नहीं है. देखो, on being asked whether he would become a pilot, Mukesh shows a hint of embarrassment. His dream of becoming a motor mechanic might have arisen from the cars passing down the streets of the town. अब फिरोजाबाद में जो रिच लोग होंगे उनकी कारें तो चलती हैं, बट अनीस जब ने एक लाइन लिखी हुई आपके चैप्टर में, no plane has ever flown over फिरोजाबाद, implying what? उन्होंने देखा ही नहीं है. जो चीज देखी नहीं है तो वो बनने का सपना कैसे देख सकते है ना. मैं आपको बोलती थी उसकी पहुंच के बाहर है, बट ये वाला जब मैंने रीड किया किसी का इंटरप्रिटेशन, देन आई अंडरस्टूड कि अनीस जब ने ये लाइन क्यों लिखी है, नो प्लेन हैज एवर फ्लोन ओवर फिरोजाबाद. व्हाट डज इट इंप्लाई? जब प्लेन देखा ही नहीं है तो उसको चलाने का सपना कहाँ से है, राइट? सो आई वांटेड टू हाईलाइट दिस पॉइंट. मेरे वीडियोस में पहले ये पॉइंट कवर नहीं है कि नो प्लेन हैज फ्लोन ओवर फिरोजाबाद वाला एसेंस इंपॉर्टेंस क्या है. सो प्ले लास्ट में है बेटा, लास्ट लाइन में उसने शायद लिखा हुआ है, राइट? ओके. एस्पिरेशंस आर टोल्ड यू, रेजिलियंस आर टोल्ड यू, हिज डिटर्मिनेशन, राइट, कि मैं अपने ड्रीम्स अचीव करूंगा. उसका जो ड्रीम है वो प्रैक्टिकल है, जो हमने बात करी कि flying a plane is impractical for him. He has not even seen a plane, so how can he think of driving a plane? But उसका to become a motor mechanic is quite a practical dream. उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, but he can learn how to become a motor mechanic, right? तो मैम फिर हम साहिब आलम और मुकेश को कंपेयर नहीं कर सकते. उसका तो ड्रीम प्रैक्टिकल है. किसका? मुकेश का. अब साहिब को स्कूल जाना बेटे हम इस प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल ड्रीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ड्रीम्स परस्यू करना और अगर ना उसका करना. ड्रीम ही ऐसा होता जो मतलब उसके लिए पॉसिबल होता तो वो भी एफर्ट्स लगाता. बेटे उसका ड्रीम स्कूल जाना पॉसिबल क्यों नहीं था? फीस ही नहीं है उसको. गवर्नमेंट स्कूल में फीस होती नहीं है, तो पेरेंट्स नहीं जाने देते, वो कहते कि नहीं. तो बात बेटा बात तो वही बात कर रहे ना, डिटर्मिन्ड होना ऑन द फेस ऑफ इट में. डेरी ने क्या किया जब उसकी मदर ने कहा कि यू कैन नॉट गो टू मिस्टर लैम्स हाउस, तो डेरी ने क्या किया? उसने कहा कि ठीक है मैं नहीं चाहता, कि उसने रिबेल किया. जब आप सही हो, राइट? अब गवर्नमेंट स्कूल का फायदा क्या है? उनको यूनिफॉर्म मिल रही है, उनको बुक्स मिल रहे हैं, उनको मिड डे मील भी मिल रहा है ना, तो वो क्यों नहीं जा सकता? वही तो हम कह रहे हैं ना कि पेरेंट्स ने प्रेशर डाला और उसने अपने घुटने टेक दिए, वो डिटर्मिन्ड नहीं था. बट मुकेश को भी बहुत ज़्यादा अब ऑपोजिशन मिलेगी, है ना. उसको कोई पैसे नहीं देगा बस में जाने के लिए. इतनी गर्मी में, फिरोजाबाद में बहुत गर्मी होती है, इतनी गर्मी में मीलों चल के जाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट वो सब करने को तैयार है. तो उससे आपको क्या पता चलता है? He is determined, वो घुटने नहीं टेक रहा. तो that is a crucial difference. Not the dreams that they had or did not have. It is the willingness, the desire to pursue it. Right? अगर आपका सपना है तो आप कुछ भी करो. अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप उस ड्रीम को हासिल करने के लिए कुछ भी करो, दिन रात एक करते हो. तो वही हम कहते हैं रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन. ठीक है? ओके. अगेन मुकेश सिंबॉलिक कैरेक्टर है. ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में ही इज अ सिंबल ऑफ होप एंड डिटर्मिनेशन. इतनी हार्डशिप्स के बावजूद भी वो डिटर्मिन्ड है दैट आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. ओके. द थर्ड कैरेक्टर इन दिस चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डील विद इज सविता. सविता, as I already told you, is not मुकेश's भाभी. मुकेश की फैमिली में उसकी दादी है, उसके पापा हैं, उसका बड़ा भाई और उसकी भाभी. जो भाभी है वो एक स्टीरियोटिपिकल बहू ऑफ एन इंडियन फैमिली है, जिसमें जब ससुर घर में आता है तो जो बहू है वो पर्दा करके अंदर के कमरों में चली जाती है. बहू का काम घर के काम करना है, घर के अंदर सीमित होकर रहना है. तो मुकेश की भाभी इज ए टिपिकल ऑफ दैट लेडी.
मुकेश की ग्रैंडमदर के बारे में हम बाद में बात करते हैं. वील टॉक अबाउट सविता राय. ठीक है. सविता कौन है? शी इज अनदर यंग गर्ल वर्किंग एज अ बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद. वो काम क्या कर रही है? वो बैंगल पीसेस को सोल्जर कर रही है. व्हाट इज सोल्जरिंग? नो, इट इज जॉइनिंग. सोल्जरिंग का मतलब होता है दो एंड्स को जॉइन करना. राइट? वो पीसेस ऑफ बैंगल को आपस में जॉइन कर रही है. और ये जो टास्क है ये हाईलाइट कर रहा है कि उसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो जो काम कर रही है उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है. What do bangles symbolize? What does it signify us? What is the importance of a bangle? हस्बैंड को रिप्रेजेंट करके सुहाग. एक मैरिड लाइफ, एक हैप्पी प्रॉस्पेरस मैरिड लाइफ की वो निशानी है. आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी कैसे होगी? When your husband has a long life, right? He is able to give you an adequate life. I will not say a luxurious life, but at least ऐसी लाइफ जिसमें आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान. 3 चीज़ों को बोला जाता है बेसिक नेसेसिटी. सर पे छत, पेट भर के खाना और आपके लिए कपड़े. राइट? आपको लगता है बैंगल मेकर्स के पास ये तीनों चीज़ें हैं? टूटा फूटा घर है, उनका घर जो है वो डेवलप है. राइट? रैग पिकर्स का घर कैसे था? तरपैल का बना हुआ, तारपुलिन का बना हुआ, ट्रांजिट होम था. जब पुलिस आ गई तो यहाँ से उठा के कहीं और. उनसे बेटर कंडीशन में बैंगल मेकर है. उनका घर कच्चा है ना? क्लॉथ का नहीं बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, बट स्टिल वो घर कैसा है? टूटा फूटा. छत लीकिंग है, विंडोज टूटे हुए हैं या विंडोज है ही नहीं है, दरवाजे लगते नहीं हैं, सिर्फ वो खांचे से बने हुए हैं. इंसान और जानवर इकट्ठे घर के अंदर रह रहे हैं. राइट? दैट इज हाउ दे आर. साहिब का घर कैसे था? सीवेज, ओपन सीवेज है, ड्रेन्स ओपन है, स्मेली एरिया है ना? उस कंडीशन में है. तो बैंगल मेकर्स का घर बेटर है एज कंपेयर टू साहिब, बट स्टिल इट इज नॉट एन एडिक्वेट शेड. ठीक है? अब साहिब को मुकेश को किस बात के लिए वो प्राउड है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट होम, लेट मी कवर दैट फैक्ट आल्सो. उनका घर रेनोवेट हो, थोड़ा सा उसमें रिपेयर वर्क हो रहा है. हम रेनोवेट सोचते हैं कि पता नहीं कितना मार्बल लग जाएगा और पंखे और बहुत आलीशान से घर बन जाएगा. क्या ऐसा घर बन रहा है मुकेश का? नो. बस जो थोड़ा बहुत टूटे फूटे खिड़कियाँ, दरवाजे होंगे या लीकिंग रूफ होगा तो उस चीज़ को ठीक कराया जाए. तो इसी बात के लिए मुकेश इज वेरी हैप्पी. ठीक है? ओके. अब सविता की बात कर रहे हैं तो सविता को नहीं पता है कि जो वो बैंगल्स बना रही है इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है. उसके लिए तो ये एक लेबर जॉब है कि मुझे बस दिन रात ये बैंगल्स को आपस में जोड़ना है. उसको ये नहीं पता है कि जब वो ब्राइड बनेगी तो ये बैंगल्स वो पहनेगी, और बैंगल्स पहनने से उसकी जिंदगी में खुशी आएगी कि दुख आएगा? दुख आएगा. किस तरह का दुख? Poverty and a blind husband. Maybe she herself will become blind. Bangle makers की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? What problem do they face? Blindness. Why do they become blind? Glass dust. जो वो ग्लास को काम करते हैं उसका ग्लास डस्ट होता है वो उनकी आंखों में जाता है. Yes, very good. इतने लॉन्ग पीरियड्स के लिए वो अंधेरे में काम करते हैं कि जब वो ब्राइट लाइट में जाते हैं तो आंखों के आपके जो रेटिना है उसको शॉक लगता है, और जिसके कारण ब्लाइंडनेस हैज बिकम अ फैक्ट. हाउ डू वी नो इट्स अ फैक्ट? चैप्टर में ही लिखा हुआ है कि जो मुकेश की ग्रैंडमदर, मतलब जो ग्रैंडफादर थे, ही हैड बिकम ब्लाइंड. Many of the people in bangle making industry and Asian has written that उनका फ्यूचर जो है वो blindness. Right? ये लिखा हुआ है चैप्टर में, so it's a fact. Clear? Okay. She is representing a cycle of vicious child labor. Again, she is a symbol of the poverty in their community. She is young and unmarried. वो जो काम कर रही है वो एक मशीन की तरह मैकेनिकल वर्क है.
आप जो पढ़ रहे हो ये मैकेनिकल वर्क है या मेंटल वर्क है? मेंटल वर्क है। आप मेंटली थकते हो, आप फिजिकली नहीं थकते, राइट? ये जो मैकेनिकल वर्क है, शी इज वर्किंग लाइक अ रोबोट। दिमाग सुन है, बस हाथ चल रहा है, दिमाग कुछ सोच नहीं है, राइट? तो वो काम अच्छा नहीं माना जाता। जैसे सोफी का जो फ्यूचर था वो कहाँ पे था? बिस्किट इंडस्ट्री में था, राइट? तो बिस्किट इंडस्ट्री में वाज इट एन इंटेलेक्चुअल वर्क और मैकेनिकल वर्क? मैकेनिकल वर्क। जो सबसे कम तरह का काम होता है वो ये मैकेनिकल वर्क को माना जाता है। क्लियर? ओके। शी इज ऑल्सो सिंबल ऑफ इनोसेंस, बिकॉज उसको नहीं पता है कि वो जो काम कर रही है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फ्यूचर में उसके साथ क्या होना है। शी इज वेरी इनोसेंट ऑफ ऑल दीज थॉट्स। एंड इसमें सबसे बड़ी बात है कि सविता में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ड्यू टू मैरिज, कि जब उसको पूरा ये चीज़ समझ में आएगी तब वो खुद एक ब्राइड होगी जिसने ये बैंगल्स पहने होंगे और ये बैंगल्स उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। अब ये 3 कैरेक्टर्स हमने किए, साहिब, मुकेश एंड सविता, कनेक्टेड टू द टाइटल एंड द थीम। सारे चाइल्ड लेबर में है, दे हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड, सो टाइटल इज कनेक्टेड एंड थीम इज अगेन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, सो अगेन इट इज बीइंग कनेक्टेड। क्लियर हो गया? हम हमेशा कहते हैं कि कैरेक्टर्स को टाइटल और थीम के साथ कनेक्ट करना हमें आना चाहिए कि ये स्टोरी क्यों लिखी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस स्टोरी। नैना, एनी क्वेश्चंस? नैना, एनी क्वेश्चंस? ओके बेटा। ओके, जो लास्ट कैरेक्टर मैं डिस्कस कर रही हूँ दैट इज मुकेश's ग्रैंडमदर। मुकेश की ग्रैंडमदर को एक रिजाइंड फिगर की तरह पोर्ट्रे किया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजाइंड? रिजाइन करना क्या होता है? मैंने ये जॉब छोड़ दी, आई एम रिजाइन। तो मुकेश की ग्रैंडमदर कोई जॉब कर रही थी, तो फिर क्यों हम कह रहे हैं शी इज अ रिजाइंड फिगर? छोड़ ही दिया ना, कोई भी होप हो गया। There is no hope, there is no desire. She has compromised कि ये तो हमारा कर्म है, ये हमारी डेस्टिनी है, हमने तो ऐसे ही जीना है, हम कुछ और कर ही नहीं सकते, right? She believes in the concept of karma. She has accepted that bangle making is their predetermined fate. उनकी किस्मत है, उनका मतलब उससे वो लड़ नहीं सकते हैं, even though it is bringing them hardship and blindness, right? ये bangle making has, it is representing a crippling effect of societal and caste-based limitations. Crippling effect मतलब who is a cripple? जैसे मेरे उस होनहार बच्चे ने पूछा था, फेयरवेल वाले दिन उसको पूछा गया था कि जिसको बोलना नहीं आता है उसको क्या बोलते हैं, और उसने बोला था डेफ। डेफ इज जिसको बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता। तो वर्ड क्या है जो बोल नहीं सकता? डम, राइट? बट दैट डम इडियट डिड नॉट नो द वर्ड वाज डम। पहले से डम बोल फिर डेफ बोला। कंफ्यूज हो गया ना? ओके, सो हु इज अ क्रिपल? A cripple is a person जो खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, जिसके टांगे नहीं। इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं क्रिपल इकोनॉमी, मतलब हमारी इकोनॉमी टूट गई है, अब वो सही सलामत खड़ी नहीं हो सकती है। अब क्रिपलिंग इफेक्ट्स ऑफ सोसाइटल, मतलब जो हमारी सोसाइटी है, जब इस तरह की हरकतें हमारी सोसाइटी में होंगी तो हमारी सोसाइटी स्ट्रॉन्ग है, क्रिपल्ड है? Crippled, broken, cannot stand on its own feet. Understood? Right? She is symbolizing, she is representing the crippling effect of societal and caste-based limitations. Clear हो गया? Okay. अब मुकेश की ग्रैंडमदर का व्यू कैसा है? फेटलिस्टिक व्यू। It is our karma, our destiny. इस व्यू को क्या बोला जाता है? फेटलिस्टिक व्यू। कि ऐसा ही होगा, हम कैसे लड़ सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हाँ,
भगवान ने हमें ऐसे बनाया है जी हम क्या कर सकते हैं, दैट्स अ फेटलिस्टिक व्यू कि गॉड गिवन लिनिएज है, लिनिएज मतलब काम है, हम इसको कैसे छोड़ते हैं, हम कैसे कुछ और करते हैं, राइट। वो उसके साथ हार्डशिप्स जो जुड़ी हुई हैं उनको एंड्योर सहन करने के लिए तैयार हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू एंड्योर द हार्डशिप्स दैट कैन बी डन बाय फाइटिंग दैट सिस्टम। वो सिस्टम को फाइट करके जो हार्डशिप्स आने वाले हैं उसको एंड्योर करने को तैयार नहीं है। उनको बोलते हैं कि नहीं, भगवान ने हमारे को ये दुख दिया है तो हमारे को इसको बर्दाश्त करना ही है। देन लैक ऑफ एजेंसी, लैक ऑफ एजेंसी मतलब लैक ऑफ डिटर्मिनेशन या उनके अंदर एक चेंज लाने की जो इच्छा है उसमें एक लैक है, राइट। वो बोले कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। She doesn't want to change her life. She is not actively seeking for opportunities. She is, she has compromised with the harsh reality of the situation कि हम तो इसको बदल नहीं सकते। Then she is also symbolizing tradition कि हमारी फैमिली में बैंगल मेकिंग होती है, हम तो बैंगल मेकिंग ही करेंगे। वो उस चीज़ को बहुत बाखूबी सिंबलाइज कर रहे हैं। और उनका इम्पैक्ट मुकेश में भी बहुत है। जब ग्रैंड मदर कहती है कि बैंगल मेकिंग हमारी लाइफ डेस्टिनी है, हमारा घर मतलब भगवान का दिया हुआ काम है, तो मुकेश डायरेक्टली अपनी दादी को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं बैंगल मेकिंग नहीं करूँगा, मेरे को तो मोटर मैकेनिक बनना है, राइट। ही इज डायरेक्टली चैलेंजिंग हिज ग्रैंड मदर। वो अपने फैमिली ट्रेडिशन को ब्रेक करना चाहता है। He doesn't want to follow in the footsteps of the family. He is the representative of breaking the family tradition. Clear? Any questions regarding Mukesh's grandmother? Naina, any questions? No, ma'am. Okay, connect the grandmother to the title. Grandmother तो child नहीं है, तो आप connect कैसे करोगे? लॉस्ट थिंग के साथ करते हैं, उनकी लाइफ में वो एक हैप्पीनेस नहीं है। Okay, when she was a child, she lost her childhood, but what else? Very important, you have to think about this. Competency. जब आप मुकेश के बारे में बात कर रहे हो, दादी के बारे में बात कर रहे हो, तभी मैंने बोला ना कि टाइटल के साथ कनेक्ट कर रहे हो। सोचो, who is forcing the children to go into bangle making? उनकी खुद की फैमिली। Understood? Who is the cause of the lost men? The family. जब बड़े ही बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे, encourage नहीं करेंगे कि break out of this tradition, go and search for your dreams. Right? They are the ones who are forcing the child to go into child labor. Age should have brought wisdom. एज शुड हैव ब्रॉट के नहीं, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हुई है, हम अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होने नहीं देंगे। पर दादी सिंबलाइज करिए कि नहीं जी, ये तो हमारी डेस्टिनी है, आपको यही करना पड़ेगा। शी इज़ द रीज़न दैट सो मेनी चिल्ड्रन आर लूजिंग डेस्टिनी, राइट। सच पीपल, सच एल्डर्स आर द रीज़न दैट सो मेनी चिल्ड्रन आर इनटू चाइल्ड लेबर। दे आर द रीजन्स, राइट। सोसाइटी तो है ही है, हम सब तो हैं ही है रीज़न, क्योंकि हम कैलस हैं, हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। बट इनके बड़े बूढ़े जिनको इतना एक्सपीरियंस आया, जिनको पता है कि हमारी ज़िंदगी कभी खुशहाल नहीं हो सकती है, ये लोग भी उस सोसाइटी से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, राइट। ओके, जनरल समरी अगर हम दोनों चैप्टर्स की कंबाइन करके, मतलब एसेंस ऑफ राइटिंग व्हाई हैव वी रिटन द टू चैप्टर्स, तो ये वो है द टेरिबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। इनको अपना चाइल्डहुड एंजॉय करने को नहीं मिल रहा है ड्यू टू द प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। हमारी सोसाइटी में जो कंडीशन है उसके कारण ये बच्चे अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इनको स्कूलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है दैट दे नीड टू एंटर इनटू चाइल्ड लेबर एज सून एज पॉसिबल। 6-7 साल की उम्र में भी माँ बाप को होता है कि बच्चा कोई ना कोई काम करना शुरू कर दे ताकि कि उनके घर में इनकम आनी शुरू हो जाए। इनको ना तो पढ़ाई का अपॉर्चुनिटी मिलता है, एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है,
उसके साथ साथ लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो एंजॉय करते हैं, पेरेंट्स के साथ बाहर जाना या कोई गेम खेलना, फ्रेंड्स के साथ खेलना, बट इन बच्चों को वो चीज़ें भी डिनाइड हैं। पेरेंट्स को होता है कि वो खेलने की बजाय कोई ना कोई काम करे जिसके आमदनी घर पर आए। ओके, अनीश ने इन सब के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज किया है बाय राइटिंग दिस चैप्टर टू ओपन आवर आइज, राइट। वो गवर्नमेंट को भी बोल रही है कि स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट होना चाहिए टू स्टॉप द चाइल्ड लेबर। गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स बनाए हैं, बट वेन अनटिल एंड अनलेस द सोसाइटी टेक्स एन एक्टिव रोल, गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं पाती, राइट। इतना ज़्यादा हमारे करप्शन फैला हुआ है कि अगर एक करता है तो दूसरा उसको दबा देता है कि आप नहीं चेंज ला सकते। तो हम सबको बड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बड़ा डाइलिजेंट होना पड़ेगा, डिलिजेंट होना पड़ेगा टू एनफोर्स द चाइल्ड लेबर लॉस, एंड दैट इज ओनली वे वी कैन एंड द चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। ओके, अब रैप्लिकस की मैं आपको समरी बता चुकी हूँ। वो ढाका से आए हैं, फेमाइन हो गया था, राइट, और वो आए थे इंडिया ये सोच के कि उनको एक बेहतर लाइफ मिलेगी। ढाका से बेहतर लाइफ तो मिली, बट इट इज़ नॉट अ गुड लाइफ, राइट। अभी भी वो कीड़े मकोड़ों की तरह ही जी रहे हैं। उनके लिए फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। उनको राशन कार्ड मिला है, इलेक्शन कार्ड मिला है, बट आइडेंटिटी नहीं मिली है। ये जो इलेक्शन कार्ड है ये पॉलिटिशियंस का वोट बैंक बन गया है, एक रूल है, बट in spite of getting the ration card they have to face many hardships. They are very poor, they do not have any resources. ठीक है, अब राइटर हर रोज साहिब को देख रहा है that he is staunching for gold. वो इन रैप्लिकस के लिए गार्बेज ही एकमात्र मीन्स है फॉर सर्वाइवल, राइट। इनका जो स्टिग्मा इन लोगों के साथ लगा हुआ है, हम लोग भी इनको अपने घरों में हेल्पर्स की तरह नहीं घुसाएंगे, राइट। वी बी स्केयर्ड कि ये हमारे को ही ना मार के चले जाए। इनका मतलब जो इनका बैकग्राउंड है दैट हैज बिकम वेरी सस्पिशियस, राइट। वी विल नॉट बी विलिंग टू ट्रस्ट देम, राइट। विद सो मेनी केसेस विद क्राइम ऑन द इंक्रीज, दीज पीपल हैव नो अदर वर्क फॉर टू डू एक्सेप्ट टू गो इन फॉर द रैग पिकिंग। गार्बेज को उठाने के अलावा इनके पास और कोई काम है ही नहीं। एंड बड़ों के लिए ये मजबूरी है, बट बच्चों के लिए ये एक वंडरस काम है क्योंकि उनको कुछ ना कुछ अच्छा उसमें से मिल जाता है, राइट। एंड बट उनके पास जो चीज़ों की कमी चैप्टर में मेंशन है बेसिकली दैट इज फुटवेयर एंड एजुकेशन। अब एक उड़ीपी की शहर की कहानी थी, वो कहानी क्या थी और उसका इतना इम्पोर्टेंस क्या है कि पहले के टाइम में जो वहाँ पे प्रीस्ट वगैरह थे उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी, बट टाइम के साथ उनकी लाइफ भी अच्छी हो गई। पर जो सीमापुर जो इंडिया की कैपिटल के पास है, इतने ज़्यादा में इनकी लाइफ वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। उड़ीपी बहुत छोटा सा विलेज है इन अ रिमोट पार्ट ऑफ द साउथ, ठीक है। इन द इंटरवीनिंग ईयर्स 20-30 सालों में, 20 साल पहले जो पीस का बेटा था वो भगवान जी से रोज चप्पल मांगता था। 20-30 सालों के बाद उनकी लाइफ में इतनी प्रॉस्पेरिटी आ गई कि अब जो पीस का बच्चा है उसको चप्पलों से कोई मतलब नहीं है। वो आता है, चप्पल हवा में उड़ाता है और वो चारपाई पे लेट जाता है, वहाँ पे प्लास्टिक की चेयर्स भी लगी हुई है। ऑल दिस सीन, दिस इमेजरी इज शोइंग प्रॉस्पेरिटी, राइट। अब इंडिया के इतने रिमोट एरिया में प्रॉस्पेरिटी आ गई है, बट जो हमारा सेंटर ऑफ द कंट्री है, जो हमारा कैपिटल ऑफ द कंट्री के साथ ही लगा हुआ टाउन है, सीमापुरी एरिया है, वहाँ पे आज तक 20-30 सालों में कोई चेंज नहीं आया। 20 साल पहले भी वो बच्चे ऐसे थे, 20 साल बाद भी वो बच्चे उसी कंडीशन में हैं। तो ये एक आयरनी है, बहुत बड़ी आयरनी है कि ये क्या हो रहा है इंडिया, राइट। फुटवेयर से लेकर अगेन आई क्विकली रिवाइज, ज़्यादातर बच्चों ने चप्पलें नहीं पहनी है, किसी ने एक पहनी है, अगर किसी ने 2 भी पहनी है तो वो मिसमैच्ड हैं।
जो पहनी हुई है वो टूटी फूटी होल्स वाली है। अगर किसी को पेयर ऑफ शूज मिल जाए तो वो उसको पहनते हैं, वो उसको बहुत ऊपर शेल्फ पे संभाल के रखते हैं सो दैट दे कैन यूज इट फॉर अ स्पेशल ओकेजन। मतलब उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है वो जूते अगर मिल जाते हैं कि इट बिकम्स अ ट्रेजर फॉर देम। ठीक है, ओके। लास्ट में साहिब ने तीसरा ज्वाइन कर लिया जहाँ पे उसको 800 रुपीज़ और अपने मील्स मिल रहे हैं, बट उसका जो फ्रीडम है वो छिन चुकी है। और 800 में भी हमें पता है कि लाइफ की लग्जरीज या एक अच्छी लाइफ नहीं आएगी, बहुत डिप्राइव लाइफ उसकी रहने वाली है। सो इट इज़ विदाउट होप एंड इट इज़ फुल ऑफ मिजरी। अब उसी तरह से बैंगल मेकर्स का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिरोज़ाबाद में सारे लोग बैंगल मेकिंग में हैं। 20,000 बच्चे हैं फिरोज़ाबाद में जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में हैं। वहाँ पे ना तो कोई लॉ समझता है, ना ही चाइल्ड लेबर के लिए फोरबिड करता है। आपको पता होगा कि क्रैकर्स जो हम फायर क्रैकर्स बनाते हैं उसमें भी मैक्सिमम बच्चे लेबर में जाते हैं एंड दे एंड अप बर्निंग देमसेल्व्स, राइट। उनको बहुत टॉक्सिक चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो उनकी कंडीशन बहुत बुरी है। बहुत लॉज बने हैं बट दोज लॉज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। इनका लिविंग कंडीशन तो हॉरिबल है ही है, उसके साथ साथ जो उनका वर्किंग कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा हॉरिबल है। ये लोग छोटे से ड्रेरी सेल्स में रहते हैं। ड्रेरी मतलब क्रैम्प्ड एंड डार्क। क्रैम्प्ड मतलब हाँ, एक 10 बाय 10 के रूम में है ना, 5 बच्चे आराम से काम कर सकते हैं, 10 बच्चे आराम से काम कर लेंगे। बट अगर उस 10 बाय 10 के कमरे में हम 25 बच्चों को बिठा के बता दें तो इट बिकम्स ड्रेड। मोर ओवर एयर सर्कुलेशन नहीं है, लाइट नहीं है, खिड़कियाँ नहीं है, तो इट बिकम्स वेरी डिसमल प्लेस, बहुत हॉरिबल प्लेस बन जाता है काम करने के लिए। यस, इसके साथ साथ बैंगल मेकिंग है तो हॉट फर्नेसेस आर अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। बैंगल को बार बार मेल्ट करना पड़ता है टू गिव इट अ शेप। तो इमेजिन करो वो छोटी सी जगह में वहाँ पे फर्नेस भी लगा हुआ है तो कितनी गर्मी, कितना हॉरिबल सिचुएशन होगा, राइट। ये काम भी बहुत डेंजरस है, ग्लास डस्ट है, लंग्स को इफेक्ट करता है। वो जो सारे ग्लास को बर्न करने के फ्यूम्स होते हैं वो आपके लंग्स को पूरा अफेक्ट करते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम नहीं होता है। तो लिविंग कंडीशन जो है वो बहुत हॉरिबल है एंड बाय द टाइम दे बिकम एडल्ट्स दे आर जनरली ब्लाइंड। इन बच्चों के ऊपर बहुत कर्जा है। बच्चों में कर्जा कैसे आया? बच्चों पे कर्जा कैसे आया? मैंने लिया, मैं पे नहीं कर पाई और मैं मर गई, तो मेरा ये कर्जा किस पे कैरी ओवर हो जाएगा? माय नेक्स्ट ऑफ किन, राइट। तो इस तरह से डेट जो है वो कंटिन्यू होता जाता है एंड द अमाउंट ऑफ डेट ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो दे कैन नेवर बी फ्री फ्रॉम चाइल्ड लेबर। और इनके पास कोई सल्यूशन नहीं है, इनको कोई तरीका नहीं पता है हाउ कैन दे कम आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल। क्यों? क्योंकि जो मेन लोग हैं जिन्होंने इनको इस विशियस सर्कल से बाहर निकालना है, दे आर द वंस हु आर पुशिंग देम इनटू द विशियस सर्कल। द पॉलिटिशियंस, द ब्यूरोक्रेट्स, द मिडलमैन, द पॉलिटिशियंस, ये सब इनके प्रोग्रेस को हिंडर कर रहे हैं। हिंडर मतलब क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स इन द प्रोग्रेस, राइट। उनको उनमें से कोई लीडर नहीं है, उनको अपने राइट्स का अवेयरनेस नहीं है। जो विमेन हैं जो अपने हस्बैंड्स को या ब्रदर्स को नई सोच लाने पे मजबूर कर सकती हैं, वो विमेन खुद मानती हैं कि ये जो हमारे हालात हैं ये हमारी डेस्टिनी है, जिसके कारण उनके दिमाग में है कि ये हमारा ट्रेडिशन बन गया है, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन एंड वी कैन नॉट ब्रेक फ्री। भगवान ने हमें इसी काम के लिए पैदा किया है, हमें ऐसे ही जीना है। एंड इन सब में से अलग मुकेश है, राइट। वाई? बिकॉज ही हैज अ ड्रीम, ही इज डिटरमिन्ड टू अचीव द ड्रीम, ही इज रेडी टू वॉक माइल्स, राइट। सो पूरा सिम हो गया। लास्ट इज द टोन।
अब टोन क्या है? अनीस जंग का टोन क्या है? Harsh reality. Urgent and highlights the harsh reality of child labor and poverty. Why do we say it's urgent? Every second the law is delayed, it has destroyed one life. Every second, right? It's an urgent measure. जितना जल्दी होगा उतने ज़्यादा हम बच्चों को बचा पाएंगे. It's an urgent thing. Okay. And सटायर भी same देख सकते हैं. सटायर सिटायर कहीं पर भी नहीं है. सिटायर होता है दबे हुए शब्द में कोई बात कहना. अनीस जंग ने दबे हुए शब्द में कोई बात कही नहीं है. उसने तो ओपनली बोला है कि मिडिलमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट सब ये काम कर रहे हैं. मतलब इनका इलेक्शन कार्ड ये सब मतलब ये पॉलिटिशियंस का रचाया हुआ खेल है. सेटल क्या होता है, सटायर क्या होता है? जब बोला जाता है नहीं नहीं जी पॉलिटिशियंस तो इनका बड़ा ध्यान रखते हैं, इनको राशन कार्ड दिया हुआ है, वो सटायर होता है. वो तो खुलेआम बोल रही है कि इलेक्शन कार्ड के एवज में राशन कार्ड दिया हुआ है. तो देयर इज नो सटायर. शी हैज डायरेक्टली अटैक्ड, राइट? ओके. एंड इन बच्चों के ड्रीम्स नहीं हैं, राइट? ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं. रोज एवरी डे इज अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. Every day is a struggle for survival. And finally, what is Anees Jung desirous of? What does she want us to do? She wants us to put an end to child exploitation. She wants to allow all children to enjoy the joys of spring. She also celebrates the few courageous souls who dare to dream despite their circumstances. वो मुकेश की स्पिरिट को सेलिब्रेट कर रही है कि चाहे उसके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी परवरिश है, वो उसकी लिमिटेशन को तोड़कर आगे बढ़ने का ड्रीम रख रहा है, राइट? सो दिस इज अनीस जंग्स डिजायर थ्रू दिस चैप्टर. एनी क्वेश्चंस? जैसे मैंने कहा कि मुकेश ने अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल किया, मैम शायद ने जान किया होगा कि वो पास नहीं आए, मतलब उसको बेटे साहिब भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है. साहिब जब ब्लैक पीपल था तब भी उसने बहुत स्ट्रगल किया. जब वो 30 साल पे काम कर रहा है तो तब भी स्ट्रगल कर रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपने सर्कमस्टेंस से उभरने के लिए लड़ाई नहीं की. ये भी तो हो सकता है कि हाँ वो सर्वाइवल में मदद के लिए ना किया हो कि हाँ मैं बाहर उधर से यहाँ आया कि पहले सर्वाइवल के लिए फूड वगैरह मुझे बाहर. बेटे वो तो उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स आ चुके हैं. उसके पेरेंट्स ढाका से आ चुके हैं, उन्होंने तो वो कर ही लिया. साहिब के ऊपर तो कोई बात ही नहीं है ढाका से रिलेटेड. साहिब के लिए तो बोला गया है कि फॉर हिम गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर. उसको तो मजा आता है, तो चैप्टर में क्लियरली लिखा हुआ है. बट उसके बावजूद उसने वो बोले कि रैप बैग उसके लिए हैवी नहीं था. क्यों? क्योंकि वो उसकी उसकी खुद की इच्छा उस चीज में थी कि हाँ ये मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ. हमारे हिसाब से वो भी चाइल्ड लेबर है, वो भी बहुत हॉरिबल कंडीशन है. बट साहिब के हिसाब से वो हॉरिबल नहीं था. क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी का काम था, किसी का हुक्म नहीं था उसके. आप ये रीडिंग करोगे, ये चैप्टर की रीडिंग करोगे, अगर आपके अंदर इच्छा होगी तो वो रीडिंग कैसे होगी? मन से होगी. आपको ज्यादा बातें समझ में आएंगी. और मैं यहाँ पे हाथ उठा के और एक डंडा लेके खड़ी हूँ और बोलूँगी पढ़ो, तो आप मुझे दिखाने के लिए बुक को पढ़ना शुरू कर दोगे, बट आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना होगा? Why did I not say that all the children are supposed to come for extra class? जिनको मन से पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ेंगे. अगर वो बिना मन के आएंगे तो जो मन से पढ़ने के लिए आए हैं उनको भी पढ़ने नहीं देंगे. मैंने कहा कि एक भी बच्चा होगा मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी. Why? Because that child has come because he desires to learn. If I make it a compulsion, आप आ तो जाओगे, बट वो मेरे हिसाब से फ्रूटलेस हो जाए. आप मेरे प्रेजेंट होकर भी प्रेजेंट नहीं. आज आप मेरी बात सुन रहे हो, पूरा साल तब जबरदस्ती थी. मम्मा पापा ने बोला स्कूल जाना है, स्कूल वालों ने बोला अटेंडेंस से आना ही पड़ेगा, तो तुम आ रहे थे कि ठीक है भेज दो, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ मेरी मर्जी. अब अपनी मर्जी से लगा
किसकी याद आती है? किसकी याद आए? लास्ट लेसन फ्रांस की याद आए। अपनी मर्जी से सुना तो हर चीज समझ में आए, जब नहीं सुना तो कुछ समझ में नहीं आया, है ना? अब सारे मन से काम कर रहा था तो रैपिड उसके लिए काम नहीं था, उसके लिए रैपिड पार्टनर था। अब है तो वो अभी भी लेबर, जब 30 साल पे काम कर रहा था अभी भी लेबर है, बट अब वो मन से काम नहीं कर रहा, जबरदस्ती काम कर रहा है। उसने अपने घुटने टेक दिए, he has compromised with life। मुकेश ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमें नहीं बताया कि वो बड़ा होके मोटर मैकेनिक बनेगा या नहीं, बट इस पॉइंट तक हमें ये पता है कि he has not compromised। उसने ये भी कहा कि चलो मेरी दादी बोली है कि हमारा फैमिली बिजनेस है तो मैं मोटर मैकेनिक नहीं बनता है, बिकम अ पैरेंट। तो बोलते जो मर्जी हो जाए, मैं तो मीलों चलूंगा पर मुझे तो मोटर मैकेनिक ही बनना, राइट? सो दैट्स अ क्रुशियल डिफरेंस। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके।